बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या चीज़। इसकी हम डेफिनेशन ऐसे करेंगे, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, डिजिट्स, नंबर्स, symbols and rules that are used for electronic data processing is called language। अब सेट क्या होती है? सेट को हम कहते हैं मजमुआ। तो हम इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मजमुआ होती है किस चीज़ का? अल्फ़ाबेट्स का, वर्ड्स का, डिजिट्स का, नंबर्स का, सिंबल्स का और कुछ कवानीन का, रूल्स का। कोई किसी किस्म के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए जब हम अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, डिजिट्स, नंबर्स और सिंबल्स को इस्तेमाल करेंगे या उनके मजमूए को इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा को प्रोसेस करने के लिए, तो क्या कहलाएगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी या कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाएगी। अब सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? ए एक अल्फ़ाबेट है, बी एक अल्फ़ाबेट है, सी एक अल्फ़ाबेट है। इसी तरीके से चलते चलते जी तक जो है ये तमाम अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं। अब वर्ड्स क्या होते हैं? कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स को हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। जिस तरीके से ए एक, यहाँ पे देखें, ये ए जो है एक अल्फ़ाबेट है, एल जो है ये एक अल्फ़ाबेट है, आई जो है वो भी एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन इसका जो कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट जो वो क्या कहलाता है? एक वर्ड कहलाता है। इसी तरीके से एक्स वाई जी भी क्या ये एक वर्ड होगा हमारे पास? जी, ये वर्ड तो होगा लेकिन इसके कोई मीनिंग्स नहीं होंगे। ठीक है, हमने अल्फ़ाबेट्स के जो कम्बिनेशन करना है, ये वर्ड्स बनाना है, तो वो क्या होना चाहिए? यूजफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या उसका जो है वो कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होना चाहिए। ऐसे हम कोई वर्ड्स नहीं बना सकते जिस तरीके से हमने एक्स वाई जी को एक वर्ड बना दिया। वर्ड तो है ये लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, कोई किसी किस्म की इसकी मीनिंग की एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे वर्ड्स जो है वो देखें, अली जो हमने लिखा है ALI, यहाँ पे हमने अल्फाबेट्स को जब कंबाइन किया तो इसके कोई ना कोई मीनिंग निकलते हैं। अब इसके बाद डिजिट्स जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3 से 9 तक। अब नंबर्स क्या होते हैं? कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। जब हम डिजिट्स के कम्बिनेशन बनाएंगे तो वो कोई ना कोई नंबर बन जाएगा। जैसे हमने 7 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है। जब हमने इनको कंबाइन किया तो ये क्या हो गया? ये एक नंबर बन गया। 3 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल जो है ये एक नंबर बन गया। तो हम इसी तरीके से और भी डिफरेंट किस्म के नंबर्स बना सकते हैं। अब उसके बाद सिंबल्स क्या होते हैं? जैसे कि मतलब एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एट द रेट है, हैश का सिंबल है, डॉलर का सिंबल है। तो इस तरह के जितने भी स्पेशल जो कैरेक्टर्स होंगे वो हम क्या कहलाएंगे? सिंबल्स कहलाएंगे। ठीक है, उन्हें हम सिंबल्स कहेंगे। अब मैं एक यहाँ पे फिक्रा मैंने लिखा है, ये जो रेड कलर में आ रहा है, आई गेव हिम $500। ठीक है, अब मैं इसको अगर सिंपल एक इंग्लिश लैंग्वेज में बात करता हूँ कि मैंने इसको एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, तो अब देखें आई जो है वो एक अल्फाबेट है, गेव जो है वो हमारे पास एक वर्ड है, इसी तरह हिम जो है वो भी हमारे पास वर्ड है। अब 500 जो है वो हमारे पास डिजिट्स को मैंने कंबाइन करके नंबर बनाया हुआ है और आगे डॉलर जो है उसको डॉलर का सिंबल डाला हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश की रूल्स है देखें। ठीक है, इंग्लिश के रूल्स के तहत अगर देखें तो हम फिक्र ये इस तरह लिखेंगे, ये ठीक होगा, आई गेव हिम $500। अब देखें इसके अंदर मैंने अल्फाबेट का भी इस्तेमाल कर लिया है, इसके अंदर वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर लिया है, इसके अंदर डिजिट्स का भी इस्तेमाल कर लिया, नंबर्स का भी इस्तेमाल कर लिया और सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर लिया। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम क्या करेंगे? सेट ऑफ अल्फाबेट्स, वर्ड्स, डिजिट्स, नंबर्स और सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ रूल्स के तहत जो है वो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं।
उन इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखते हुए या उन इंस्ट्रक्शंस को जो है हम यूज करते हुए इन अल्फाबेट्स, वर्ड, डिजिट्स, नंबर, सिंबल से जो है वो और उनके रूल्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, क्या करेंगे, किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा को प्रोसेस करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, लैंग्वेज कहलाएगी। अब अगर देखें जिस तरह ये मैंने लिखा, ये रूल्स की, अब मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। देखें दूसरा फिक्रा मैंने लिखा $, हिम आई 500 गिव। क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं। इंग्लिश के ग्रामर की रूल्स के मुताबिक ये फिक्रा बिल्कुल गलत है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर लिखा आई गेव हिम $500, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्रा है। तो रूल्स की अहमियत का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रूल्स जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। इसी वजह से इन रूल्स की वजह से हम क्या करते हैं, इन अल्फाबेट्स, वर्ड्स, डिजिट्स, नंबर्स या सिंबल्स को एक यूजफुल इंस्ट्रक्शन या यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करते हैं, बना सकते हैं। अगर ये रूल्स ना हो, जैसा ये मैंने दूसरा फिक्रा लिखा $, हिम आई 500 गिव, इसकी हमें कोई बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर कोई रूल्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो इसको हमने उठा के ऐसे लिख दिया, तो ये हिम $, 500 आई गिव, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये यूजफुल इंस्ट्रक्शन नहीं बन सकती, इसीलिए जो है वो रूल्स का होना भी जरूरी है, ताकि यूजफुल जो है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन जो है वो हम इन तमाम मजमुआत को मिला के डाटा को प्रोसेसिंग के लिए तैयार कर सकें, तो वो क्या कहलाएगी, लैंग्वेज कहलाएगी। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है या हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वो फॉर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हम यहाँ कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, किस लिए इस्तेमाल होती है, कि हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। A person who develops the program is called programmer। जो बंदा प्रोग्राम को बनाता है वो क्या कहलाता है, प्रोग्रामर कहलाता है। देखें जिस तरह प्ले का मतलब खेलना, प्लेयर मतलब खेलने वाला, इसी तरीके से हम क्या कहेंगे, एक पर्सन जो प्रोग्राम को डेवलप करता है वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रामर कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितने टाइप्स हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हजारों हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हजारों की तादाद के अंदर जो है वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। मगर हम इनको 2 कैटेगरीज के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं, दूसरी जो होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। अब सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज को अगर देखें तो उसके अंदर मैंने अब यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वो 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एक मशीन लैंग्वेज होती है और दूसरी जो है वो असेंबली लैंग्वेज होती है। अब अगर हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ है तो वो 2 किस्म की होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो क्या है, वो सिर्फ 2 हैं, एक मशीन लैंग्वेज है और दूसरी जो है वो असेंबली लैंग्वेज है। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो 2 किस्म की हैं, ये आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेजेस 2 हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, वो 2 किस्म की हैं। एक जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं, दूसरी जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस को। लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट टू लर्न। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं उनको सीखना इंतहाई मुश्किल होता है। These languages are far from human languages। far from human languages का यहाँ पे मतलब है कि मतलब इंसान जो हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश हो गई या इस तरह, ये उनसे दूर होती हैं, उनसे डिफरेंट किस्म की होती हैं। तो इसके अंदर कुछ अलग से कोडिंग्स होती हैं। ये नहीं है कि हम इनको बिल्कुल ही नहीं समझ सकते या बिल्कुल ही जो है वो इंसान की समझ से बाला तार हैं। कंप्यूटर को तो बनाया ही इंसान ने है, ठीक है। ये इंसान की लैंग्वेजेस से, हमारे जो लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरह उर्दू हो गई या इंग्लिश हो गई
या इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो हो गई सारी, ये उनसे जो है क्या है, ये दूर है। इसी वजह से यहाँ हमने इसलिए यहाँ लिखा कि फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। फार का मतलब जो है वो दूर है, लेकिन यहाँ पे जो हम फार का मतलब लेंगे वो डिफरेंट लेंगे कि ह्यूमन लैंग्वेजेस से जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ये लैंग्वेजेस जो होती हैं लो लेवल, ये उससे मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। अब प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज आर फास्ट इन एग्जीक्यूशन। अब जो प्रोग्राम हम लो लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं वो एग्जीक्यूशन के अंदर फास्ट होते हैं, मतलब कंप्यूटर के ऊपर वो जब रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, जब वो चलते हैं तो वो उसकी एग्जीक्यूशन जो होती है वो फास्ट होती है अदर देन हाई लेवल लैंग्वेजेस या दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत। जो क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये डिफिकल्ट टू लर्न तो होती हैं और डिफरेंट होती हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस से, लेकिन कंप्यूटर जो है वो इनको आसानी समझ सकता है और इनकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो उसके लिए किसी मसले का शिकार नहीं होती। प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। जो प्रोग्राम्स जो है वो लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर बनाए जाते हैं उनको मॉडिफाई करना, उनके अंदर चेंज करना, उनके अंदर तब्दीली लाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट प्रोग्राम टू कंट्रोल हार्डवेयर। अब लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं मोस्टली हम क्या करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू राइट प्रोग्राम्स टू कंट्रोल हार्डवेयर। हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हम इसके अंदर प्रोग्राम्स जो है वो क्या करते हैं, राइट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि कंट्रोल हार्डवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करना। इसकी एग्जांपल मैं दूंगा कि देखें आपके घर के अंदर जैसे माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल हो रहा होता है, उसके अंदर टाइमिंग एडजस्ट होती है। फर्मवेयर एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो टाइमिंग के हवाले से जो है उसको चेक इन और चेक आउट कर रहा होता है। तो हम उसके अंदर, इसके अंदर एक चिप लगी होती है, उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, प्रोग्राम को राइट कर देते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम को बना के फीड कर देते हैं कि वो उसकी हार्डवेयर को कंट्रोल करे कि कब जो है वो उसकी लाइट। अब देखें उसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑप्शन होते हैं, ठीक है, कि आपने अगर पोटैटोज बनाने हैं तो उसके लिए जो है वो फलां बटन को सिलेक्ट करें, आपने जो अगर कोई बीफ बनाना है तो उसके लिए फलां बटन को सिलेक्ट करें, आपने फिश बनानी है तो फलां बटन को सिलेक्ट करें, आपने जो है वो ऐसे पानी वगैरह गर्म करना है तो उसके लिए फलां बटन को। अब उसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा होता है, वो पीछे हीट जो है कि मतलब अगर आप पानी गर्म करें तो उसके लिए हीट थोड़ी होगी, उसका टाइम थोड़ा होगा। अगर आपने जो है वो बीफ बना रहे हैं तो उसका एक और टाइम होगा, उसकी और जो है वो क्या होगी, हीट होगी, कि मतलब हीट की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब बेसिकली ये सारे काम कौन कर रहा होता है, वो प्रोग्राम जो हमने पीछे राइट किया होता है वही इसकी हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, उसकी रोटेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरीके से घरों के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें आ चुके हैं, जिस तरह वॉशिंग मशीन आ चुकी हैं, ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है इनके प्रोग्राम जो है वो किस चीज में राइट किए जाते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर राइट किए जाते हैं। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेजेस। अब उस हार्डवेयर के बारे में आपको बहुत ज्यादा गहराई में उसका नॉलेज होना चाहिए। जिस भी हार्डवेयर के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम राइट कर रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। अगर मतलब इसका मतलब यह है कि अगर आप जो है वो एक किसी ओवन की आप चिप बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा आईसी लगा हुआ है, इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, उसके बारे में मतलब उसकी बैंड विड्थ क्या है, उसकी बस विड्थ क्या है, तो ये कितने हद तक जो है ये उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो ये तमाम चीजें कि मतलब प्रोग्राम की जो है वो उसके अंदर रनिंग कैसे होगी, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, कि कहीं वो स्टक ना हो जाए, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हमें गहराई में जाकर उसको उसके मुतालिक जो है वो स्टडी करना पड़ता है। जब तक हमारे पास हार्डवेयर के मुतालिक डीप नॉलेज नहीं होगा कि ये किस चीज से मिलकर बना है, इसके अंदर कौन सा आईसी है, इसके अंदर कौन सा ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर कौन सी चिप है, इसकी बस विड्थ क्या है, इसकी जो है वो एग्जीक्यूशन की क्या स्पीड है,
ठीक है, इसके अंदर कौन सा जो है वो फर्मवेयर इस्तेमाल होगा, तो इस तरह इसका नंबर क्या है, इसके चिप नंबर क्या, तो इस तरह की तमाम चीजें जो हैं, जब वो हार्डवेयर बनी है उस हार्डवेयर का डीप नॉलेज हमें रिक्वायर्ड होगा, तब जाके हम क्या कर सकेंगे, उसके अंदर प्रोग्राम राइट कर सकेंगे लो लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। लो लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो मोस्टली हम क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। हमने ये डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसीलिए लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं ये मोस्टली तौर पे सिस्टम को जो ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ये लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर बनाए जाते हैं, या उस तरह के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बनते हैं। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर एग्जांपल्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। अब जैसे मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर सिर्फ दो लैंग्वेजेस होती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये दो जो होती हैं लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है। A type of language in which instructions are written in binary form। अब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम किस में लिखते हैं, बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। बाइनरी फॉर्म कैसी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 0 0 1 1 1 1, या दूसरी इसके बाद हमने कोई इंस्ट्रक्शन है 1 1 1 0 0। अब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम इस मशीन लैंग्वेज में लिखेंगे वो तमाम की तमाम बाइनरी लैंग्वेज होंगी। ठीक है, बाइनरी से मुराद इसके अंदर 2 डिजिट्स लैंग्वेज होती है, या तो इसके अंदर 1 होगा या 0 होगा, बस इसके अलावा कोई और डिजिट इसके अंदर होगा ही नहीं। ठीक है, ये इस रूल के ऊपर ये क्या करती है, लैंग्वेज चलती है। अब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जो होंगी मशीन लैंग्वेज के अंदर वो हम क्या करेंगे, इस तरह बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखेंगे। डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। अब ये जो मशीन लैंग्वेज होती है इसको कंप्यूटर डायरेक्टली क्या करता है, अंडरस्टूड करता है, डायरेक्टली इसको समझ जाता है। क्यों, क्योंकि अंदर इसके अंदर जो रूल इस्तेमाल हो रहा होता है वो बाइनरी फॉर्म हो रही होती है, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। हम कुछ भी लिखेंगे, चाहे यहां से 1 लिखें, 2 लिखें, ए लिखें, बी सी डी, कोई अल्फाबेट, कोई चीज भी, कोई वर्ड है तो उसको ये क्या करेगा, बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। हम तो बेसिकली यहां से जब एंटर कर रहे होते हैं, 2 कर रहे होते हैं, 3 4 5 6 या ए बी सी, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, तो पीछे ट्रांसलेटर जो है वो इसको ट्रांसलेट करके बाइनरी फॉर्म के अंदर क्या कर रहा होता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, तब जाके कंप्यूटर उसको ऑपरेट कर रहा होता है या समझ पा रहा होता है। हम तो बाजार ऐसे अपनी लैंग्वेज में यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर कर रहे होते हैं चीजें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होता कि कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली हमारी इन चीजों को समझ रहा हो। नहीं, कंप्यूटर पहले क्या कर रहा होता है, उसको कन्वर्ट कर रहा होता है, उसके बाद उसको जो है वो समझ रहा होता है या उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा होता है। जब हम डायरेक्टली ही उसको बाइनरी फॉर्म के अंदर चीजें एंटर करेंगे या इंस्ट्रक्शंस जो है हम उसको बाइनरी फॉर्म के अंदर ही देंगे, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेगा, उसको ट्रांसलेट करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो उसके लिए समझने में आसानी होगी। नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। जिस तरह हम कहते हैं ना मादरी जबान, हमारी कौन सी मादरी जबान है, उर्दू, कौन सी मादरी, पंजाबी, सराइकी। ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर की भी एक मादरी जबान है, नेटिव लैंग्वेज है। वो कौन सी है, यही मशीन लैंग्वेज है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ समझता ही 0 और 1 की जबान है, इसके अलावा उसे और कोई जबान नहीं आती। दुनिया हमारे जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, 64 65 या मतलब 1000, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर उनको डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करता, अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर सिर्फ एक जबान जानता है, 1 या 0 की जबान, बस, इसलिए ये इसकी नेटिव लैंग्वेज है। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेजेस आर एग्जीक्यूटेड फास्ट। ठीक है, देखा
कि इसके अंदर जो मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम हम राइट करेंगे वो एग्जीक्यूट फास्ट होंगे, वो रन जल्दी होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज में लिखे जाएंगे और दूसरा कंप्यूटर जो होता है वो क्या कर रहा होता है, इसको डायरेक्टली अंडरस्टूड कर रहा होता है। इसी वजह से क्या हो रहा होता है, इसकी एग्जीक्यूशन जो होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जल्दी जल्दी उसको क्या कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। अब जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेजेस के अंदर लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, मशीन डिपेंडेंट होंगे। इस फिक्रे से क्या मुराद है, मतलब हर जो कंप्यूटर है उसकी अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। क्योंकि ना हर सिस्टम का आर्किटेक्चर चेंज होता है। देखें किसी के पास Core i3 इस्तेमाल हो रहा है, किसी के पास डुअल कोर हो रहा है, कहीं पे Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, ठीक है, i5 हो गया, i7 हो गया। इनके सारों के जो है वो आर्किटेक्चर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, इनके पुर्जे जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। कुछ ना कुछ जो है उसके अंदर कहीं पे आप देखते हैं ना, वो कहते हैं जब आप लेने जाएं कि मतलब हम DC 8000 सिस्टम लेने जा रहे हैं, वो कहेगा जी इसके अंदर जो है वो रैम जो होती है वो DDR3 इस्तेमाल होती है, इसके अंदर फलां प्रोसेसर है, इसके अंदर फलां प्रोसेसर है। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो क्या है, चीजें डिफरेंट है। बज़ाहिर तो आपको हल्की फुल्की शक्ल शुबात से भी अंदाजा हो जाता है, तो आप अंदर होती तो सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर के अंदर फर्क होता है, उनकी थोड़ी सी बनावट के अंदर फर्क होता है। तो इसी वजह से जो है वो क्या होती है, हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। तो हम जो मशीन लैंग्वेज के ऊपर प्रोग्राम लिखेंगे वो उसी मशीन के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। ये नहीं होगा कि आपने एक सिस्टम के ऊपर बैठ के प्रोग्राम को लिखा तो उसको उठा के आपने आगे 10 मशीनों पे चला दिया तो वो चल जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वॉशिंग मशीन का जो है लिखा हुआ प्रोग्राम ओवन में कभी भी नहीं चल सकेगा, और ओवन का लिखा हुआ प्रोग्राम या राइट किया हुआ प्रोग्राम कभी भी वॉशिंग मशीन में नहीं चल सकेगा। या AC का लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो कभी आपके माइक्रोवेव ओवन ऐसा हुआ कि चल गया, या उसका रिमोट जो आपने टीवी के ऊपर चला दिया, या टीवी वाला रिमोट आपने AC के ऊपर चला दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ये जो प्रोग्राम होते हैं, जो मशीन लैंग्वेज होते हैं, ये एक जब मशीन के ऊपर लिखे जाते हैं तो फिर ये उसी के काम आते हैं, उसे इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद एवरी कंप्यूटर हैज इट्स ऑन मशीन लैंग्वेज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर कंप्यूटर जो है वो उसकी अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फॉर ह्यूमन, ये इंसान के लिए क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसको समझना जो है वो भी हर इंसान के बस का काम नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमने इसको लिखा कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फॉर ह्यूमंस। ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही कतन इंसान इसको समझ नहीं सकता, ठीक है, तो लेकिन इंसान के लिए समझना इसको जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज। ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, वन स्टेप हायर टू मशीन लैंग्वेज, लेकिन ये मशीन लैंग्वेज से एक कदम जो है वो आगे है, उससे हायर है, वन स्टेप। मशीन लैंग्वेज जो है वो तो बिल्कुल ही नेटिव लैंग्वेज है ना, उसके अंदर या 1 है या 0 है, बस, उसके अलावा कंप्यूटर कोई समझता ही नहीं है। असेंबली लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन ये उससे 1 स्टेप हायर है, थोड़ी सी उससे क्या है, एडवांस है। अब इसके अंदर क्या क्या एडवांसमेंट है वो हम देखते हैं। In assembly language, instructions are written in English like words called mnemonics. ये जो रेड कलर के अंदर मैंने क्या है, इसको हम कहते हैं mnemonics, MNEMONICS, mnemonics इसको हम कहेंगे। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे जिन्हें हम निमोनिक्स बोलते हैं। निमोनिक्स इसी तरह जिस तरह रिजर्व वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए एड लिखेंगे ADD, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, ठीक है, डिवीजन के लिए DIV, जंप करने के लिए JMP। इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो वर्ड्स उन्होंने बना के इसके अंदर रिजर्व कर दिए हैं कि जब भी एडिशन कराएंगे तो उसके लिए ऐड का वर्ड जरूर लिखेंगे, जब भी सब्ट्रैक्शन कराएंगे तो उसके लिए सब का वर्ड जरूर लिखेंगे। तो अब ये उससे क्या होगी, थोड़ी सी आसान होगी, ठीक है, इसको सीखना जो है वो बहुत ज्यादा
मुश्किल नहीं है। जिस तरह मशीन लैंग्वेज है उसको सीखना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, उसको अंडरस्टैंड करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसके प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना तो बहुत इंतहा का मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे जो है वो इसकी असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हो रही हैं, वो उनको हम इंग्लिश के अंदर लिख रहे हैं, उनके वर्ड्स को हमने रिजर्व किया हुआ है कुछ को, जिन्हें हम निमोनिक्स कह रहे हैं। तो इसलिए ये वन स्टेप उससे हायर है और समझने में आसान है। असेंबली लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये लैंग्वेज भी क्या करती है, इसको भी हम क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर या सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए या प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज को भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का लेक्चर जो है वो मैं इंशाअल्लाह कुछ दिनों तक डाल दूंगा मेरे इसी YouTube चैनल के ऊपर। आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो लेक्चर मिल जाएगा, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, आप जो है वो उसको देख सकते हैं और वहां से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज आर इजियर टू लर्न एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। देखा, वही बात आ गई कि आप प्रोग्राम जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं या डेवलप किए जाते हैं वो इजियर टू लर्न है, सीखने में आसान है, एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की निस्बत है अब ये जो प्रोग्राम्स असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखे जाएंगे ये इजियर टू लर्न है, इनको इजीली हम सीख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रोग्राम्स इन असेंबली लैंग्वेज आर नॉट एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा था कि वो इसको डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है। अब असेंबली लैंग्वेज क्योंकि वन स्टेप हायर है तो कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, आसानी से इसको कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली जो है उसको नहीं समझ सकता। एक थर्ड पार्टी इसके अंदर हम इन्वॉल्व कराएंगे तब जाके जो है कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। वो थर्ड पार्टी कौन होगी, ट्रांसलेटर होगा, उसको ट्रांसलेट करके उसको कन्वर्ट करके जो है वो मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर को देगा तो देन इसकी एग्जीक्यूशन होगी। A translator called assembler is required to translate the assembly language into machine language। अभी जैसे मैंने आपको बताया एक ट्रांसलेटर जो थर्ड पार्टी हम इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर और असेंबली लैंग्वेज के दरमियान ट्रांसलेटर कहलाएगा। और वो ट्रांसलेटर कौन होगा, उसका नाम क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर मुख्तस करेंगे उसका नाम है असेंबलर। वो हमें जरूरत पड़ेगा ताकि वो ट्रांसलेट कर दे असेंबली लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब ऐसी लैंग्वेजेस जो इंसान के करीब होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश, इसी तरह से और भी जितनी मतलब जर्मन, इस तरह के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो इंसान बआसानी जिनको समझ सकता है, ठीक है, या इंसान जिसको बआसानी यूज करता है, इस्तेमाल करता है रोजमर्रा की रूटीन के अंदर, ठीक है, जो इंसान से करीब होती हैं, जिनको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती, वो लैंग्वेजेस क्या कहलाती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस इन टर्म ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। ये नहीं आप बाहर जाके कहते रहे कि इंग्लिश जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जर्मन जो है वो हाई लेवल है, ऐसा नहीं, इन टर्म ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है, कंप्यूटर साइंसेस के टर्म के अंदर जो लैंग्वेजेस इंसान के करीब होंगी, जिनको इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा, वो क्या कहलाएंगी, ह्यूमन लैंग्वेजेस कहलाएंगी। The instruction written in high level languages are simple English like words. Example: print, input, read, write, printf, if, else, etc. ठीक है, इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर वो बिल्कुल सिंपल होंगी, इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, लाइक जैसा कि जब मैंने आपको बताया एग्जांपल में कि प्रिंट किसी चीज को शो कराने के लिए, इनपुट लेने के लिए, किसी चीज को रीड करने के लिए रीड, किसी चीज को राइट करने के लिए राइट का वर्ड इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स होंगे वो सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस की मदद से हम इस्तेमाल करेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने में भी बहुत ज्यादा जो है वो आसान होती है।
ठीक है, इसको इजीली जो है वो इंसान क्या करता है, समझ सकता है। Every high level language has its own rules for writing programs. These rules are called syntax. हर हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, उसके अपने रूल्स होते हैं फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा, मैंने आपको बताया कि रूल्स की जो है वो कितनी जो है वो इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, आप रूल्स जो है उनको इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, हर लैंग्वेज का जो है वो एक अपना जो है वो कानून होगा या कवानीन होंगे कि आपने जो है वो किस तरीके से प्रोग्राम को लिखना है, और वो रूल्स क्या कहलाएंगे, सिंटैक्स कहलाएंगे। उन रूल्स को हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स कहेंगे, कि वो रूल्स या वो सिंटैक्स। ठीक है, हर लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसके लिए अपने रूल्स होंगे, और लैंग्वेजेस जो होंगे उनके लिए अपने रूल्स होंगे। ठीक है, तो हर लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखने के लिए अपने अपने सिंटैक्स होंगे। क्या कहेंगे, अब हम रूल्स को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहेंगे। आपने इसको याद रखना है कि सिंटैक्स किसे कहते हैं। आगे जो है वो मैं रूल्स नहीं लिखूंगा, आगे जो है वो हम इस सिंटैक्स वर्ड्स को इस्तेमाल करते जाएंगे। Every high level language has different syntax. हर हाई लेवल लैंग्वेज का सिंटैक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे जर्मन देखिए, उनका अपना है। ठीक है, आप इंग्लिश को अगर देख लें तो अमेरिकन का जो सिंटैक्स है या एक्सेंट है वो डिफरेंट होता है। ठीक, हर हाई लेवल लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट होगा। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर नॉट एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जितने भी प्रोग्राम लिखे जाएंगे वो डायरेक्टली जो है उनको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। A translator is required to translate the high level language program into low level program। और जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे उसके लिए ट्रांसलेटर जो है वो उसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी मदद हासिल करनी होगी, ताकि हम उन प्रोग्राम्स को क्या कर सकें, लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट कर सकें, और कंप्यूटर जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल, अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनकी मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। बेसिक है, पास्कल है, फोर्ट्रान है, कोबोल है, सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, सी हैश जो है इसको हम सी शार्प बोलते हैं, सी शार्प है, वीबीनेट। ये इस तरह की जितनी भी तमाम लैंग्वेजेस हैं ये क्या कहलाएंगी, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। मैंने पहले लेक्चर के अंदर बेसिक का भी जिक्र किया था, फोर्ट्रान का भी जिक्र किया था। बेसिक लैंग्वेज होगी पास्कल, फोर्ट्रान, कोबोल, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, वीबीनेट, ये तमाम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जाम है या एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर जो मैंने ब्लू कलर किया हुआ है सी लैंग्वेज को, हम जो है अपने सब्जेक्ट के अंदर सी लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर मैंने आपको बताया था इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक प्रोसीजरल और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब हम देख रहे हैं कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, और जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं ये क्या करते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये क्या बताती हैं कि आपने इसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि आपने करना क्या है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये प्रोसीजरल लैंग्वेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास पॉइंट है कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर बताएंगे कि आपने करना क्या है और कैसे करना है। इसलिए हमने क्या कहते हैं, इसी बेस के ऊपर हम इनको प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहते हैं। प्रोग्राम रिटन इन प्रोसीजरल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शन या प्रोसीजर्स। आप जो प्रोग्राम हम क्या करेंगे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की मदद से लिखेंगे या उसके ऊपर मुश्तमिल होंगे, वो क्या होंगे, एक या एक से ज्यादा फंक्शंस या प्रोसीजर्स के ऊपर जो है वो क्या होंगे, मुश्तमिल होंगे। मिनिमम उसके अंदर कोई एक फंक्शन हो सकता है या एक प्रोसीजर हो सकता है, या एक से ज्यादा फंक्शंस और प्रोसीजर्स भी उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस्तेमाल होते हैं। कि उन वो प्रोसीजर्स क्या होंगे, अभी हमने जैसा कि कहा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, वो फंक्शंस क्या होंगे। ठीक है,
कि किन फंक्शंस के तहत वो काम करेगा, किन प्रोसीजर्स के तहत वो काम करेगा और कैसे करेगा, ये भी उसको हम बताएंगे। मतलब ये जो प्रोसीजर लैंग्वेजेस होती हैं, एक तरह से मैं उनको ये कह दूं कि ये लकीर की फकीर होती हैं, ठीक है। ये हम इन्हें बताना पड़ता है कोई भी प्रोग्राम या कोई इंस्ट्रक्शंस जो है एग्जीक्यूट कैसे होंगी, किस प्रोसीजर के तहत होंगी। फंक्शंस आर मॉड्यूल्स, मतलब फंक्शंस जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं या पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। उनके हम पार्ट्स बना देते हैं या मॉड्यूल्स बना देते हैं, छोटे छोटे हिस्से बना देते हैं। एग्जांपल्स क्या है इसकी, जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर सी लैंग्वेज भी आ जाती है, पास्कल भी आ जाती है, बेसिक भी आ जाती है, फोर्ट्रान भी आ जाती है और कबोल भी आ जाती है। इस तरह की और भी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए मैंने बता दिए हैं 4-5। इसके अंदर हम सी लैंग्वेज भी है, पास्कल भी है, बेसिक भी है, फोर्ट्रान भी और कबोल है। ये तमाम लैंग्वेजेस क्या हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं। आती ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन ये होती प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं। अब यहाँ पे आप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो मॉड्यूल या मॉड्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। और उनको फंक्शन या मॉड्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं, और इन्हें बताना पड़ता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ये भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। प्रोग्राम रिटन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं लैंग्वेजेस, वो किस चीज के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, ऑब्जेक्ट या क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। आपको ऑब्जेक्ट या क्लासेस का तो आपको पहले से पता होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी कोई भी चीज जो जगह घेरती हो, ठीक है, ये इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस चीज की एग्जिस्टेंस हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। मार्कर है, एक ऑब्जेक्ट है, टीचर है, एक ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब प्रोग्राम जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल होगा। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट में भी है पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। कोई पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी होती है, कोई चीज भी हो सकती है, मार्कर हो सकती है, माउस हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, बोर्ड हो सकता है, आपकी बुक हो सकती है, कोई भी चीज जो रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती हो। एवरी ऑब्जेक्ट हैज प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और उसके फंक्शंस भी होते हैं। अब मार्कर है, मार्कर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो मार्कर की प्रॉपर्टीज, उसकी स्याही, ठीक है, उसकी कैप, उसकी जो है वो आप इस तरह के, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसका नाम, ठीक है, एक मार्कर, ठीक है। अब फंक्शन क्या है उसका, राइटिंग। प्रॉपर्टीज और फंक्शन के अंदर फर्क मालूम हो गया ना। जिस तरह एक टीचर है, टीचर का नेम, टीचर का एड्रेस, ठीक है, टीचर की क्वालिफिकेशन, टीचर का ग्रेड, टीचर की स्किल, ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज हैं। अब टीचिंग जो है वो उसका फंक्शन है। प्रॉपर्टीज और फंक्शन जो है वो हर ऑब्जेक्ट की होती हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि टीचर का नाम, एड्रेस, उसका ग्रेड, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें टीचर की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसका फंक्शन क्या है, टीचिंग उसका फंक्शन है। क्लास डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो क्लास होती है उसकी प्रॉपर्टीज या फंक्शंस जो है वो ऑब्जेक्ट के क्या करती है, डिफाइन करती है या बनाती है। एग्जांपल के तौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, C++, जावा, C#, VBNet एक्सेट्रा। इस तरह की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, और इनको हम नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। इसके अंदर जो है वो हमें बताना नहीं पड़ता, इसके अंदर सिर्फ यही कहना पड़ता है कि आपने करना क्या है। इसको ये नहीं बताना पड़ता कि आपने कैसे करना है। प्रोसीजरल में तो हमें बताना पड़ता था ना कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, करना क्या है, कैसे करना है। इसके अंदर हमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं इनको सिर्फ बताना पड़ता है कि व्हाट टू डू, करना क्या है। आगे जो है ये प्रोसीजर्स को खुद ही अडॉप्ट करती हैं, ठीक है।
तो एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी हैं? सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प और VB.NET इसकी लैंग्वेज की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, उनके एग्जांपल्स हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और इससे जुड़े रहिए कि ताकि आने वाली तमाम वीडियोस इसी सीरीज से आपको मिलती रहें। उम्मीद है आपको लेक्चर में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर कोई मुश्किल हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट करके वो मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।